हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएमई 3 में चैप्टर 18 के क्लास 5th। अभी तक हम लोगों ने लैग्रेंजेस मेथड देख लिया था, उसके बहुत सारे केसेस भी देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया था, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा का यूज़ कैसे करते हैं ये सब भी देख लिया था। और अभी तक जितना भी क्वेश्चन करे थे उसमें आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि फंक्शन ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अभी तक हमने सिर्फ 2 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन किए हैं, 3 वेरिएबल वाला नहीं किया। तो एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। और अभी सिंगल कंस्ट्रेंट वाला क्या ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें 2 कंस्ट्रेंट हो। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं और इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, इसलिए हमें इनको करना चाहिए। तो आपके बुक का क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर है 18.10। तो एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, अगर आपके पास रीडिंग है तो निकालने, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है। तो एग्जाम्पल 18.10, इसमें दे रखा है फाइंड दी ओनली सॉल्यूशन, फाइंड दी ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन मतलब इसमें एक ही आ रहा होगा, एक से ज़्यादा आएगा ही नहीं, तभी इन्होंने ओनली वर्ड यूज़ किया है, पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो आपने देखा इसमें कितने वेरिएबल थे, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो बच्चे इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन। और लैग्रेंजियन फंक्शन अब कितने का वेरिएबल होगा, लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों लिखेंगे। यह आ जाएगा मैक्सिमाइज यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12। अब लैग्रेंजियन का करेंगे एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 और एक और ऐड हो जाएगा, एल जेड डैश इज इक्वल टू 0 भी ऐड हो जाएगा। पहले खाली एक्स और वाई का होता था, अब जेड का भी होगा। और एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0 ये तो था ही, बस एक कंडीशन ऐड हो जाएगा, जितने वेरिएबल उतने के रिस्पेक्ट का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विल बी 0। चलो करते हैं, एल एक्स डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x वाई क्यूब जेड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर जेड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। एक काम करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2x वाई क्यूब जेड इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू लैम्डा और x स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा। और ये तो था ही हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। अब एक काम कर दो, 1/2 कर दो, क्योंकि दोनों तो सेम सेम है ना, ठीक है। 1/2 कर दो या 1 - 2 कर दो, बात एक ही होता है। 1/2 करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा और 1 - 2 करोगे तो 1 - 2 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा 2x वाई क्यूब जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा 0। तो मिलेगा क्या, देखना, x कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, जेड कॉमन, x कॉमन वाई स्क्वायर कॉमन जेड कॉमन, तो ये बच गया 2y माइनस 3x, यही बचा ना, इज इक्वल टू 0।
तो या तो x 0 होगा, या फिर y 0 होगा, या फिर z 0 होगा। ध्यान से सुनो, x 0, y 0, z 0, या फिर ये 0, या फिर 2y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये कंडीशन निकल करके आया। अब हम लोग इसमें करेंगे फर्स्ट, अब सेकंड माइनस थर्ड करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा 0। ठीक है, दोनों का LHS में से माइनस कर दिया, RHS में से माइनस कर दिया। इधर आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 होगा, y 0 होगा, या फिर 3z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 3z, और यहाँ से निकला y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इस दोनों को अगर यूज कर दें, किसको किसको, इसको भी तो नाम दे देते ना कुछ, फोर्थ, इसको फिफ्थ। y इज इक्वल टू 3x को डाल देंगे तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को अगर यूज करेंगे तो मिलेगा हमें 3x इज इक्वल टू 3z विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू x। चलो बहुत बढ़िया कंडीशन मिला। जब z इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x, यहाँ से है ना। देखो सॉल्व कैसे करना वो बता रहे हैं। x तो x रहेगा ही, y हो जाएगा 3x, z हो गया x। अब इन सब को किसी एक इक्वेशन में डालना पड़ेगा। किस इक्वेशन में डालना सही रहेगा, कोई आइडिया? फोर्थ इक्वेशन, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 में। सो पुटिंग ऑल इन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, यही था ना। इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, x तो x ही है, y है 3x और z है x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मिलेगा 3 प्लस 4 प्लस 5x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 5। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखना, देखो बच्चे, यहाँ पर मिल गया 2y इक्वल टू 3x था तो y इक्वल टू 3x बाई 2 हो जाएगा ना। सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? y इक्वल टू 3x बाई 2 है तो 3z माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ को जब हमने सॉल्व किया था ये वाला पार्ट, तो इसमें 3x इज इक्वल टू 3z कर दिया था। तो देखो जो रेड से करे, अब 3x बाई 2 इज इक्वल टू 3z चलेगा, और फिर 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू x बाई 2, और फिर y इज इक्वल टू 3z है तो y इज इक्वल टू 3z की जगह पे डाल देंगे x बाई 2, और x तो x है ही, तो x 3x बाई 2, z हो गया x बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो कितना हो गया ये, नीचे में 2x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 12। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, हाँ 6x बाई 2 इज इक्वल टू 12, तो 2 से गया 3, x इज इक्वल टू 4 मिल गया बच्चे। अब जब y में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आ गया 3 बाई 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 डालेंगे तो 2 जा y इज इक्वल टू 6, और z इज इक्वल टू x बाई 2 यानी कि 2। तो ये पॉइंट मिल गया हमें 4 6 2। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आपने निकले तो थे बहुत सारे कंडीशन, लेकिन आप इसी को लेकर के क्यों आगे बढ़े? बहुत सारे कंडीशन इन द सेंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 भी निकला था, लेकिन जब आप x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 में से कोई भी एक कंडीशन लेकर के आगे बढ़ोगे तो आपको 0 0 0 सोल्यूशन मिलता चलेगा। ठीक है, यहाँ देखो ना, अगर x 0 डाल देते तो y भी 0 आ जाएगा, फिर z भी 0 आ जाएगा, सारे 0 ही आते चले जाएंगे। लेकिन 0 0 0 हमारा सोल्यूशन नहीं है, कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है। तो वही बस एक पॉसिबल सोल्यूशन हमें निकालना था, नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया। और अगर आप 0 0 0 निकाल भी देते तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता ना।
ये देखो 0 + 0 + 0 इज नॉट इक्वल टू 12, तो 0 0 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसको आप कहीं लिख लो साइड में। सो 0 0 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो 3 वेरिएबल वाले में कोई भी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं आएगा। कोई सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन देंगे जो कि जिसमें एक ही सॉल्यूशन होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। और इसमें कभी भी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वेरीफाई करने को नहीं पूछेंगे। जो भी हमने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पढ़ा है वो सिर्फ सिंगल कंस्ट्रेंट और 2 वेरिएबल में ही पढ़ा है बस। यानी अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो भी नहीं पूछा जाएगा, 1 से ज़्यादा कंस्ट्रेंट होंगे तो भी नहीं करना है हमें। बस पॉइंट्स निकालने को आएगा, तो वो पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये 4 6 2 निकाल लिया हम लोगों ने। समझ में आया सभी को? लैग्रेंजेस मेथड विथ 3 वेरिएबल्स अभी हमने किया। आज के क्लास का ये पहला एग्जाम्पल था। 3 वेरिएबल्स वाला तो कर लिया, अब 2 कंस्ट्रेंट वाला करेंगे हम लोग। 2 कंस्ट्रेंट वाला करेंगे। एग्जाम्पल 18.13। उससे पहले जरा एग्जाम्पल 18.11 करते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक चीज़ दी हुई है ना उसको डिस्कस करना है थ्योरेटिकली। फॉर द प्रॉब्लम 18.1 इन द इंट्रोडक्शन द लैग्रेंजियन फंक्शन इज। अब 18.1 में देखना जरा क्या था। 18.1 तो हमने शायद किया भी नहीं था। अच्छा किया था, ठीक है। प्रॉब्लम 18.1 फॉर प्रॉब्लम इक्वेशन 18.1 है। 18.1 in the introduction the Lagrangian function is। बच्चे ये जो ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में 18.1 दे रखा है ना, वो इक्वेशन की बात हो रही है और वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा सेकंड पेज पे। तो उसमें दे रखा था, पढ़ना पड़ेगा जरा। Assume moreover that the consumer intends to spend an amount m। कंज्यूमर के पास अमाउंट m है और उसको स्पेंड करना चाहता है ऑन n कमोडिटीज। आप इस तरीके से समझ सकते हो, n कमोडिटीज है उसके पास, सबकी अलग अलग कमोडिटी वेक्टर है और सबका अलग अलग प्राइस भी है। मतलब x1 तो उसका प्राइस है p1, x2 तो उसका प्राइस है p2, इस तरीके से। फिर xn तो उसका प्राइस है pn। तो इसका बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा? बजट कंस्ट्रेंट बनेगा, ध्यान दो जरा, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस डॉट 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 pn xn इज इक्वल टू m, क्योंकि m हमारा मनी था, ठीक है। m हमारा मनी था तो टोटल मनी जो है वो हमें स्पेंड कर देना है। इसमें कुछ भी सेविंग नहीं करना है। सेविंग वाला केस जो है वो चैप्टर 19 से बिलोंग करेगा, 18 में इज इक्वल टू वाला चलेगा। तो p1 x1 प्लस p2 x2 ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट हो गया। तो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, जरा देखते हैं। द प्रॉब्लम फेसिंग द कंज्यूमर इज अमंग ऑल कमोडिटीज वेक्टर that satisfy the budget constraint. Find out one which maximizes utility। अब यूटिलिटी क्या है? क्वेश्चन हमारा बन गया मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन किस डिजाइन का है ये हमें नहीं पता, जनरलाइज कर दिया। कुछ होगा, हो सकता है सबका सम हो, सबके स्क्वायर का सम हो, सबके स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन की बात हो रही है जो सबका कॉम्बिनेशन होगा। और मैक्सिमाइज x1 से लेकर के xn वेरिएबल है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो गया p1 x1 प्लस p2 x2 से लेकर के pn xn इज इक्वल टू m। और एक और चीज़ है कि x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, ये सब तो खैर है ही। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को सीधा 18.11 में रेफर कर दिया एग्जाम्पल में। ये आपको स्टार्टिंग के पेज पे मिल जाएगा बच्चे, जब आप पढ़ोगे तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने समझा ही दिया। अब इसका लैग्रेंजियन बनाएंगे, तो लैग्रेंजियन क्या बनेगा? u ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn माइनस लैम्डा
कंस्टेंट आएगा P1 x1 प्लस P2 x2 से लेकर के Pn xn माइनस m। अब इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? अभी वाले एग्जाम्पल से, तभी मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल के बाद ये 18.11 कराया। लास्ट वाले एग्जाम्पल में कितने वेरिएबल थे बताना? x y z, 3 वेरिएबल्स थे। जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से? फिर लाइव क्लास में मजा नहीं आता है। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? n वेरिएबल हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये कहेगा कि L विथ रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव मस्ट बी 0, L विथ रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव मस्ट बी 0, फिर L विथ रिस्पेक्ट टू xn डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। अब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में करोगे, ध्यान से देखो, तो u को अपने चैप्टर 16 पढ़ा हुआ चेन रूल लगाना आता है। u x1 फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डैश माइनस लैम्डा p1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो पहले वाले से मिलेगा u x1 डैश अपॉन में p1 इज इक्वल टू लैम्डा। बिल्कुल सही। नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे कि ये क्या लिख रहे हैं। x2 का मतलब है सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो u x2 डैश माइनस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0, u x2 डैश अपॉन में p2 इज इक्वल टू लैम्डा, सो ऑन। जब xn के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u xn डैश माइनस xn का कोफिशिएंट क्या है? लैम्डा pn इज इक्वल टू 0, तो u xn डैश अपॉन pn इज इक्वल टू लैम्डा। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने जनरल फॉर्म को किया है, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को नहीं किया है। तो ये एक ना रिजल्ट बन जाएगा जो कि सबके लिए यूज होगा, यूनिवर्सल रिजल्ट बन जाएगा। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस u x1 को डैश को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोई एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, किसी को कोई आइडिया? वॉइस नहीं आई बच्चे, अगर आपने बोला है तो फिर से बोलना। डेरिवेटिव सिर्फ नहीं बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डेरिवेटिव तो सबको पता है जब डिफरेंशिएशन किया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कमोडिटी, मतलब फर्स्ट कमोडिटी अगर हम एक बढ़ाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कमोडिटी, ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू nth कमोडिटी। अब नीचे उन्हीं का प्राइस है, यानी इस पूरे चीज को बोलेंगे रेशियो ऑफ marginal utility, ratio of marginal utility and its own price। marginal utility ऐसे कर सकते हो of ith commodity, ith in the sense p1 p2 सबके लिए लग जाएगा ith commodity, क्योंकि सब रेशियो ही है, सारे हैं marginal utility अपॉन प्राइस। तो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ith कमोडिटी विथ इट्स प्राइस, मतलब किसका प्राइस? ith कमोडिटी का प्राइस इज कांस्टेंट, और वो भी कांस्टेंट किसके इक्वल है? इक्वल टू लैम्डा। यानी जब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, तो वहां पर लैम्डा क्या होता है? रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस या पर यूनिट प्राइस। समझ में आई बात? ये हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब यही हो गया। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया हमारा लैम्डा। समझ में आई बात बच्चे? लैम्डा, तो लैम्डा का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हो गया। जब भी किसी चीज का इंटरप्रिटेशन पूछता है तो हम उसको रिजल्ट में लाते हैं और देखते कि कहीं और भी तो नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कमोडिटी भी आ रहा था, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कमोडिटी, विथ रिस्पेक्ट टू nth कमोडिटी भी आ रहा था। तो एक बार देखा जब हम लोगों ने, तो ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, और ये सबके लिए जनरल हो गया, तो हमने ith कमोडिटी वर्ड यूज कर दिया। ये हो गया हमारा लैम्डा। क्या? उसके बाद से एक और करते हैं,
उसके बाद से एक और करते हैं एग्जाम्पल। देख लिया आप सबने, तो चलो उसको करते हैं। एग्जाम्पल 18.12। An individual purchases quantities A, B and C of 3 different commodities whose prices are P, Q, R। मतलब 3 commodities है A, B, C। इसका क्वांटिटी है A, B, C। ये है क्वांटिटीज और ये है प्राइसेस P, Q, R। The consumer exogenous income is M। M इनकम है। वेयर एक चीज दे रखा है हमें कि m इज ग्रेटर देन 2p। देखेंगे कि इस कंडीशन का क्या यूज है, ये देने के पीछे मकसद क्या है। एंड द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज u ऑफ a b c इज इक्वल टू a प्लस ln ऑफ b c। तो ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, मतलब ये पिछले वाले एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, 18.11 पे ही बेस्ड है। बस पर्टिकुलराइज कर दिया इसको कि 3 ही कमोडिटीज हैं और तीनों की प्राइस दे रखी है और यूटिलिटी फंक्शन भी इन पर्टिकुलर वे दे रखा है। अब आगे क्या कहना है देखे जरा। फाइंड कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ईच गुड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस P, Q, R एंड इनकम M। शो दैट एक्सपेंडिचर ऑन ईच ऑफ द सेकंड एंड थर्ड गुड्स इज ऑलवेज इक्वल टू P। ठीक है, 2 पार्ट में इसको करना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, डिमांड फंक्शन निकालते हैं। डिमांड फंक्शन निकालने के लिए यहां पर आप लिख लो गिव्स डिमांड फंक्शन, गिव्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, ये हमें डिमांड फंक्शन देगा। तो अब देखते हैं आगे। अब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। तो डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कमोडिटी, यानी कि डेल क्या करेंगे ए। देखो जरा यहाँ पर u x1 डैश बाई p1 इज इक्वल टू लैम्डा आता था, तो u x1 डैश। ठीक है, हम लोगों ने तो लैम्डा निकाला ही नहीं, लेकिन सारे आपस में इक्वल है ये पता है। पहले इसका बना ले क्या लैग्रेंजियन, जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे लैग्रेंजियन। पहले करके देखते हैं। डेल u बाई डेल a करेंगे, a तो एक ही जगह पे है तो ये आ जाएगा 1। फिर डेल u यूटिलिटी को विथ रिस्पेक्ट टू b करेंगे, तो b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b अंदर में है। a का तो 0, ln का 1 बाई बी सी, और b इंटू सी का क्या आ गया c, c कैंसिल 1 बाई b। डेल u बाई डेल c जब करेंगे तो a का 0, ln बी सी का 1 बाई बी सी, और c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b कैंसिल, दिस इज 1 बाई सी, 1 बाई b। ठीक है, ये हो गया डेल u बाई डेल a इज इक्वल टू 1, डेल u बाई डेल b इज इक्वल टू 1 बाई b, डेल u बाई डेल c इज इक्वल टू 1 बाई c। एज वी नो डेल u बाई डेल a बाई पहले का प्राइस p इज इक्वल टू डेल u बाई डेल b बाई q इज इक्वल टू डेल u बाई डेल c अपॉन में r, क्योंकि सबका रेस्पेक्टिव प्राइस का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू लैम्डा। तो डेल u बाई डेल a करेंगे तो 1 बाई p इज इक्वल टू डेल u बाई डेल b करेंगे तो 1 बाई b q इज इक्वल टू 1 बाई c r इज इक्वल टू लैम्डा। सब आपस में सेम है, तो यहीं से निकल आएगा हमारा क्या, निकल आएगा डिमांड फंक्शन। अगर पहले दोनों को देखते हैं तो निकलेगा P इज इक्वल टू बी क्यू, तो P इज इक्वल टू बी क्यू आ गया। डिमांड फंक्शन का मतलब है क्वांटिटी का रिलेशनशिप होगा उसके प्राइस के साथ, तो P इज इक्वल टू बी क्यू। देखना डिमांड इज B और B आ गया, B इज इक्वल टू P बाई क्यू, दैट इज योर डिमांड फंक्शन। This is the demand function of B। ऐसे ही A का भी डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा, पहले C का निकाल लेते हैं। 1 बाई सी आर इज इक्वल टू 1 बाई पी, तो 1 बाई सी या C को ऊपर ले जाते हैं, C इज इक्वल टू P बाई R। तो ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन ऑफ C। अब A का डिमांड फंक्शन कैसे आएगा, A का डिमांड फंक्शन कैसे आएगा,
एक बजट कंस्ट्रेंट भी इसमें बनाना जरूरी था। बजट कंस्ट्रेंट क्या बनता है? ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू एम। तो ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू एम। इसमें जब डालोगे किसकी किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू डाल देनी है, सी की वैल्यू डाल देनी है। तो ए पी प्लस बी क्यू यानी पी बाई क्यू इंटू क्यू प्लस सी आर यानी पी बाई आर इंटू आर इज इक्वल टू एम। आर आर कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, तो ए पी, अच्छा पी तो कॉमन आ गया ना, फिर a + 1 इज इक्वल टू m। तो a + 2 इज इक्वल टू m बाई पी, a इज इक्वल टू m बाई पी माइनस 2। ये आ गया डिमांड फंक्शन ऑफ a। अब आप कहोगे मैम आप कैसे पहचानो कि डिमांड फंक्शन है? तो देखो ना, ये कमोडिटी और ये प्राइस, ये कमोडिटी और ये इसका प्राइस, ये कमोडिटी और इसका प्राइस। दूसरे का भी प्राइस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, हमने चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों आ गए हमारे डिमांड फंक्शन। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और उसमें से डिमांड फंक्शन निकालने का, तो डिमांड फंक्शन निकालते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा, यही मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस का रेशियो लेकर के आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा डिमांड फंक्शन। क्लियर बच्चे? अब इन्होंने बोला है कि शो दैट एक्सपेंडिचर ऑन ईच ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड गुड्स इज ऑलवेज इक्वल टू पी। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड गुड्स कितना हो रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड गुड्स टोटल कितना हो रहा है? तो ये देखो, सेकेंड गुड्स पे टोटल हो रहा है बी इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। इन्होंने कहा है कि वो सॉल्व होकर के लास्ट में पी ही आएगा। कैसे आएगा तो जरा देखना, बी की वैल्यू डाल देंगे ना, बी की वैल्यू क्या डाल देंगे? पी बाई क्यू, देख रहे हो? तो बी की वैल्यू डाल देंगे पी बाई क्यू इंटू क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, आ जाएगा पी। समझ में आ गई बात? तो ये डाल देंगे पी बाई क्यू इंटू क्यू, क्यू कैंसिल, ये आ गया पी। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन थर्ड गुड्स इज इक्वल टू सी इंटू आर। देखो ना, सी इंटू आर, तो ये आ जाएगा सी इंटू आर। सी, अच्छा सी की वैल्यू हमें डालनी है। सी निकाला है कहीं पे? बिल्कुल निकाला है, पी बाई आर। तो पी बाई आर इंटू आर, आर आर कैंसिल, दिस इज पी। ये भी प्रूव कर दिया। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद जरूर रखना है नोट में आपको, कि जब भी यूटिलिटी वाला क्वेश्चन हो, यूटिलिटी क्वेश्चन, तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है डिमांड फंक्शन वगैरह इन सब में, वही मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू लैम्डा वाला, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू लैम्डा वाला केस लेकर के आगे बढ़ना है। क्लियर बच्चे? अब एक और एग्जाम्पल करें, लेकिन ये अब वो खत्म हो गया, मल्टी वेरिएट वाला खत्म हो गया। मल्टी वेरिएट बोले तो एक्स वाई जेड या फिर x1 x2 x3 इस टाइप से अगर बहुत सारे होते हैं, दो से ज़्यादा, तो मल्टी वेरिएट वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम लोग जनरली। दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। विथ सिंगल कंस्ट्रेंट वो तो कर लिया हमने। अब डबल कंस्ट्रेंट का कैसे करना है? तो हेडिंग देना मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। अगर आपने दो कंस्ट्रेंट के साथ हैंडल कर लिया ना, तो आप कितने भी कंस्ट्रेंट के साथ हैंडल कर लोगे, भले ही टाइम जो भी लगे आपको। तो एग्जाम्पल 18.13, solve the problem maximize minimize x square plus y square plus z square subject to x plus 2y plus z is equal to 1, 2x minus y minus 3z is equal to 4। देखो दो दो कंस्टेंट मिल रहे हैं हमें। ये हो गया g1 xy is equal to c1, g2 xy z भी है, ओ माय गॉड, मतलब तीन तीन वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू c2।
करें इस क्वेश्चन को। तो वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे तो बच्चे बनेगा लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन कितने वेरिएबल का दिखेगा? 3 वेरिएबल्स तो उसमें एटलीस्ट दिखेंगे ही, और लैम्डा भी आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 1, एक मिनट, 2y प्लस जेड माइनस 1 माइनस लैम्डा 2 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 4। अब करेंगे लैग्रेंजियन को विथ रिस्पेक्ट टू x डैश 0, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश 0। देखो कितना कितना आ जाएगा, z का भी आएगा और साथ ही साथ लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में भी 0 आएगा और साथ ही साथ लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में भी 0 आएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, बस 5 ही तो इक्वेशन मिलने हैं हमें। ठीक है, तो करें 5 इक्वेशन। पहला देखो एल डैश करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 माइनस लैम्डा 1 और माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एल डैश इज इक्वल टू 0 से मिला है। अब एल वाई डैश 0 करोगे तो 2y माइनस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड करेंगे तो 2z माइनस लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन। और भी तो है ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 वाला, तो x साइड में लिख लेते हैं उनको, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो देखो करना क्या है, ये एक्स वाई जेड में खाली इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके उधर पुट कर देनी है। लेकिन एक्स वाई जेड जब आप निकालोगे ना यहाँ से, तो उसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वेरिएबल आ जाएंगे, दो चीज़ें आएंगी। तो फिर इसमें भी पुट करोगे तो आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ बच्चों को आ भी गई होगी, कुछ बच्चों को नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, अभी आप वेट करो। तो फ्रॉम 1 जब हम x निकालेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बाई 2। फिर y निकालेंगे फ्रॉम 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रॉम थर्ड, z इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 बाई 2। अब देखो जो बोल रहे थे वो ये बात थी कि तीनों में आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिख रहा है। जब आप फोर्थ और फिफ्थ में डालोगे तो दो इक्वेशन मिलेगी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में, किसी एक में डालने से काम नहीं चलेगा, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 में रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पुट करेंगे फोर्थ और फिफ्थ दोनों में। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स वाई जेड इन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ में डालेंगे तो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बोले तो ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सब कैल्शियम 2 आने वाले, इसलिए हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। 4 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बाई 2, एक्स प्लस 2y प्लस जेड है, जेड में आ गया लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये सारे 2 को ले जा करके उस साइड लेते जाओ, 2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ऊपर में आ जाएगा लैम्डा 1 4 लैम्डा 1 लैम्डा 1, तो 4 1 5 1 6 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 2 2 4 3 7 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है,
इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, हम लोग 5th तक जा चुके हैं, सो दिस विल बी योर 6th। वही मैंने कहा कि एक ही क्वेश्चन में डालोगे तो बात नहीं बनेगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 में फिर से एक रिलेशनशिप ही आकर के रह जाएगा। तो अब दूसरे में भी डालने की बारी आ रही है। फिर 6th और 7th को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा। पुटिंग एक्स वाई जेड इन 5th, अभी सिर्फ 4th में पुट किया था तो यहाँ पे हम हटा देते हैं। 5th में नेक्स्ट टाइम पुट कर रहे हैं। 5th में क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3z, 2x माइनस वाई माइनस 3z, तो 2x माइनस वाई माइनस 3z, यही है ना, इज इक्वल टू 4। x की जगह पे क्या डाल देंगे, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बाई 2, यही है ना। और y की जगह पे 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, और z की जगह पे लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 बाई 2, लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 बाई 2। सबका एलसीएम ले लो 2, उधर गया 8 हो गया। या चलो पहली बार में आपको करके दिखला देते, इधर आ जाएगा 2 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 1, तो बचेगा माइनस 3 लैम्डा 1। फिर आ जाएगा 4 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2, तो 3 लैम्डा 2 और माइनस 3 लैम्डा 2, 0 आ गया। अच्छा 9 लैम्डा 2, देखो 2 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 1, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 9 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा 1 कैंसिल, माइनस 3 लैम्डा 1, और ये हो गया माइनस 10, तो माइनस 6 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 3 लैम्डा 1 प्लस 6 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 8। लेट इट बी कौन सा, 7th। अब जरा आप इन दोनों को ध्यान दें, इन दोनों को सॉल्व करके हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है। जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा फिर इसमें पुट कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा ना, इसमें फिर y भी मिल जाएगा, फिर z भी मिल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 माइनस 2 इंटू 7th कर देंगे, 6th माइनस 2 इंटू 7th इम्प्लाइज डेट 6 क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, 6 लैम्डा 1 प्लस 7 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, उसमें से 2 टाइम्स 7th का माइनस कर रहे हैं, तो 6 लैम्डा 1 प्लस 12 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 16, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ये कैंसिल, 7 माइनस 12 कितना बच गया, माइनस 5 लैम्डा 2, और इधर आ गया 18, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 5 आ गया। अब लैम्डा 1 निकालेंगे, माइनस 18 बाई 5 आ गया लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 निकालेंगे, तो लैम्डा 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से निकाल रहे हैं, तो लैम्डा 2 हो जाएगा 2 माइनस 6 लैम्डा 1 बाई 7, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, ओ लैम्डा 2 तो निकाल ही रखे हैं, लैम्डा 1 हमें निकालना है ना। फर्स्ट वाले इक्वेशन से लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 लैम्डा 2 बाई 6, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 7, 18 7 जा कितना होता है, 126 होता है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 126 बाई 5 अपॉन में 6, 5 2 जा 10, तो माइनस 116 बाई 5 इंटू 6, 2 3 जा 2 5 जा 8 जा, ये आ गया माइनस 58 बाई 15। अब इतना आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2, अब सबको पुट कर देंगे तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा और z भी निकल जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 16 बाई 15, y आ जाएगा 1 बाई 3 और z आ जाएगा माइनस 11 बाई 15। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन तो पूछते नहीं, एक ही पॉइंट आता है, वही हमारा मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा, जो पूछा रहेगा वही। अब ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट इसका क्या बनता है, क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कुछ याद आ रहा है? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू जेड 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 3D में कि 3D में अगर कोई पॉइंट है x y z और ये है हमारा ओरिजिन x y z, तो इसका डिस्टेंस जब हम निकालते हैं p का डिस्टेंस, वेक्टर में ही पढ़ा होगा, तो स्क्वायर अगर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, रूट अंडर का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। यानी ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का जो पॉइंट इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करता है। अब ये दोनों कर्व हैं क्या, तो ये भी हम आपको याद दिलाते हैं, ये भी आपने चैप्टर इसमें पढ़ा हुआ है, 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 1, चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है कि इट इज अ प्लेन विथ नॉर्मल, कितना, विथ नॉर्मल वेक्टर एज 1 2 1। वैसे ये भी प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर n2 कितना हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों प्लेन में आ रहा हो, मतलब ये एक प्लेन है, इसी को कट करके दूसरा प्लेन जा रहा है, जहाँ पर मिल रहे हैं वो एक पॉइंट P है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस हमें मेज़र करना है। तो ऐसे जितने भी दो पॉइंट पे जितने भी पॉइंट कट कर रहे हैं उन सब में से मिनिमम और मैक्सिमम हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा और सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है। ज्योमेट्रिकल कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? ज्योमेट्रिकल समझ में आ रहा है? दो प्लेन का जब मीट कर रहा है, किसी पॉइंट को दोनों प्लेन पे लाई करना है, इसका मतलब है दोनों प्लेन जब आपस में मीट करेंगे, और जब मीट करेंगे तो वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। दो प्लेन को जब भी आप कट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, चैप्टर 12 में आपने पढ़ा हुआ है। ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, कट कर रहा है, तो दोनों का कट करने का ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एक बुक नहीं खोलते आप, आपको समझ में आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है दोनों प्लेन के कट करने का। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से सबसे नज़दीक कौन सा पॉइंट और सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, यही हमें ढूंढना है। समझ में आ गई बात बच्चे? ये आ गई बात समझ में। तो अब आप 18.5 भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट और हम बताना चाहेंगे। ये हमने क्लास 9th में, क्लास 9th नहीं, चैप्टर 9th में भी पढ़ा था और 17 में भी पढ़ा था कि अगर फंक्शन का मैक्सिमा है तो यहाँ पे एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 0 होगा, और एफ एक्स एक्स डबल डैश क्या होगा, जल्दी बताओ, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये कॉनकेव फंक्शन होता है और कॉनकेव में ही क्या मिलने का चांस होता है, मैक्सिमा। तो यहां पर भी वो चीज लागू होता है कि इफ लैग्रेंजियन ऑफ एल एक्स वाई इज कॉनकेव, और अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारा हो रहा है कौन सा, स्टेशनरी पॉइंट विल बी मैक्सिमा, स्टेशनरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब स्टेशनरी पॉइंट बोले तो क्या होता है, इसका मतलब जहां पर लैग्रेंजियन का एल एक्स डैश 0 एल वाई डैश 0, दोनों चीज जहां पर 0 हो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या चीज का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर जबरदस्ती हमें वेरीफाई करना पड़े तो जो स्टेशनरी पॉइंट निकाला है उसको एक साइड पे रख दो, और अगर वो सिंगल सॉल्यूशन है, तब की बात कर रहे हैं, सिंगल सॉल्यूशन है, और अगर एल एक्स वाई हमारा कॉनकेव आ जाता है, देन ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। वहीं पे मिनिमाइज के लिए ये था कॉन्वेक्स फंक्शन। तो इफ लैग्रेंजियन अगर हमारा कॉन्वेक्स है, इफ लैग्रेंजियन इज कॉन्वेक्स, देन स्टेशनरी पॉइंट जो होगा
अगर स्टेशनरी पॉइंट की बात बोले तो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, कहीं पर किसी क्वेश्चन में चल करके बैक में जा करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में जाना पड़ेगा क्योंकि 3 वेरिएबल का हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं पढ़ा हुआ है कंडीशन, तो 2 वेरिएबल पे किसी पे जाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं इजी वाला जिसका कॉनकेव कॉन्वेक्स करना इजी हो। अच्छा, लास्ट क्लास में भी थियरी ही हुई थी। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, x+2 और y+1। तो इसमें पॉइंट आया था हमारा सिंगल ना, सिंगल पॉइंट क्या आया था, ये दिस वन 16 11 11। लैग्रेंजियन हमारा था क्या, ये पूरा फंक्शन था। अगर हम लैग्रेंजियन को कॉनकेव या कॉन्वेक्स प्रूव करते, कंडीशन आपको याद है लैग्रेंजियन के लिए, LXX डबल डैश LYY डबल डैश सॉरी LXY, उसी से तो निकल करके आया है ना सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, LYX डबल डैश LYY डबल डैश ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और LXX डबल डैश लेस देन 0, LYY डबल डैश लेस देन 0, देन मैक्सिमा का केस हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो यही चीज सेम कॉपी एंड पेस्ट किया गया है, कहाँ पर, ये रहा। तो अलग से कॉनकेव कॉन्वेक्स वाली चीजें आपको सॉल्व करके दिखलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो हम लोग बॉर्डर हेसन डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाता है। अगर डी पॉजिटिव तो मैक्सिमा, डी नेगेटिव तो मिनिमा, अगर डी पॉजिटिव तो मैक्सिमा, और अगर डी नेगेटिव तो मिनिमा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकली जस्ट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन करते वक्त आपको दिमाग नहीं लगाना कि कैसे हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स करेंगे, वो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इसी से डेराइव होकर के आया है। तो डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग डेरिवेशन नहीं कराते हैं, खाली आपको कंडीशन लर्न करना है। तो आज जो हमने पढ़ा, तो फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी हैव, जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होता है ना वो वाला 0 gx डैश gy डैश gx डैश gy डैश, लैग्रेंजियन का LXX डबल डैश LXY डबल डैश LYX डबल डैश LYY डबल डैश, ये यहीं से निकल करके आया है कि अगर D पॉजिटिव तो मैक्सिमा, और अगर D नेगेटिव तो मिनिमा। इसको हमें कभी शो करने की जरूरत नहीं होती कि कंडीशन कैसे आया, बस इसको अप्लाई करना होता है। तो हम लोग भी शो नहीं करेंगे कि कैसे आया है, बस आपको जानना चाहिए कि ठीक है ये कंडीशन हमारा यूज करते हैं हम लोग, और ये इन्हीं दोनों को यूज करके आया। तो बच्चे इस तरीके से पता है हम लोगों ने चैप्टर 18 में टोटल 18.5 सेक्शंस कर लिए हैं, और मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको बड़े इत्मीनान से आराम से पेशेंस के साथ कराए हैं, ताकि आप इवन 18.6 भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें 1-2 क्वेश्चन रहता है जो कि इजी है, थोड़ा सा मुझे कराना पड़ेगा, शेडो प्राइस पे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में 18.14 18.15 करेंगे, और इन्वेलप थ्योरम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 18.7। आज के क्लास में भी कर सकते थे, लेकिन फिर वो ना बीच में फंस जाएगा टॉपिक, 10 मिनट है 10-15 मिनट, लेकिन वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। आज की क्लास का नंबर क्या था बच्चे, 5th था ना, नेक्स्ट विल बी क्लास 6th चैप्टर 18। हम लिख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमें करना है एग्जाम्पल 18.14, एग्जाम्पल 18.15, जो कि है 18.6 का, और फिर 18.7 सेक्शन भी करेंगे हम लोग। इन्वेलप थ्योरम करेंगे, इन्वेलप थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे, इतने में खत्म हो जाएगा। फिर 8 और 9 ये हार्डली 1 या 2 क्लास लेगा, तो अब 2 या 3 क्लासेस में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 18.10 तो है ही नहीं हमारे कोर्स में, तो 2 या 3 क्लासेस लगेंगे, ठीक है, 3 क्लासेस चैप्टर 18 को कंप्लीट करने में। तो बच्चे आप लोग भी साथ साथ, अभी कुछ ज़्यादा होमवर्क तो मिल नहीं रहा है,
लेकिन जो जो सेक्शन करते चले जा रहे हैं, हम आपको बताते चले जा रहे हैं, आप उनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और नहीं तो आप चाहते हो कि पूरा चैप्टर 18 पढ़ ले फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो वो भी हो सकता है। अभी तो कॉलेज खुला ही होगा, तो बहुत सारे बच्चे तो अभी कॉलेज आना स्टार्ट भी नहीं किए हो। कोई बात नहीं, आप चैप्टर 18 पूरा मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद से धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहना। आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे, 1 महीना लगाएंगे चैप्टर 18 में, तब तक तो हम लोग कहाँ तक बढ़ चुके होंगे, 19 भी हो चुका होगा हम लोग का, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज कोई अभी नया टॉपिक नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हो नहीं पाएगा इतने टाइम में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।